स्लिप डिस्क या डिस्क प्रोलैप्स, यानी कि जो हमारी दो रीढ़ की हड्डी के बीच का मटेरियल, तो हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच का जो मटेरियल होता है, चाहे सर्वाइकल स्पाइन में बोलो आप, चाहे लंबर स्पाइन में बोलो, उसको जेनेटिक सब्सटेंस डिस्क होती है, वो जब प्रोलैप्स हो जाए, जिसको हम कहते हैं स्लिप डिस्क या इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स, तो उस प्रोलैप्स होने के बाद वो डिस्क मटेरियल निकलने के बाद उसका क्या भविष्य होता है, वो कैसे ठीक होती है, उसका मटेरियल कैसा बनता है, पहले जैसा रहता है, फिर क्या मटेरियल बनता है, या वो डिस्क श्रिंक हो जाती है, नहीं होती है, अपनी जगह पे रहती। आज हम दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इसकी डिटेल्स जानेंगे, किस प्रकार से हमारी प्रोलैप्स डिस्क या स्लिप डिस्क का भविष्य क्या होता है। Hello friends, I am Dr. Sunil Saini, trauma and neurosurgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management. सर्वाइकल डिस्क प्रॉब्लम हो या फिर लंबर डिस्क प्रॉब्लम्स हो, हमारी सर्वाइकल स्पाइन के अंदर 7 रीढ़ की हड्डियां होती है, उसी तरीके से लंबर स्पाइन के अंदर हमारी 5 रीढ़ की हड्डियां होती है, L1 2 3 4 5। अब हम लंबर की बात कर रहे हैं। दो रीढ़ की हड्डी के बीच में मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं इंटरवर्टिबल डिस्क। तो ये हमारी बॉडी को, ये हमारी दोनों बोन्स के बीच में कुशन की तरह काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। बाहर में जो इसकी परत बनाती है उसको कहते हैं एनुलर फाइब्रस टिश्यू, वो फाइब्रस टिश्यू का बना होता है पूरा का पूरा। और अंदर में जो इसका सबसे 80 to 90% मटेरियल होता है वो जेलेटिनस एनुलर न्यूक्लियस पल्पोसस होता है। इस न्यूक्लियस पल्पोस के अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, ग्लूकोसामिनोग्लाइकन ज्यादा होता है, जो इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसीलिए शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। जब हम आगे की तरफ बेंड करते हैं तो ये बेंड हो जाता है, पीछे की तरफ बेंड करते हैं पीछे बेंड हो जाता है, साइड में बेंड करते हैं तो साइड की तरफ। तो इट बेसिकली प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द डिस्क एज वेल एज इट्स एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। अब सवाल ये आता है कि जब हमारी डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है, जिसको हम स्लिप डिस्क की समस्या कहते हैं, तो इसका भविष्य क्या होता है, क्या ये दोबारा से अपनी जगह आ सकता है या फिर कुछ नया मेटेरियल बनने वाला, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो मैंने इनको समझाने के लिए, आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड करने के लिए 3 कैटेगरी के अंदर इसको डिवाइड कर दिया। एक पेशेंट वो है जिसके पास आपकी रिपोर्ट में माइल्ड डिस्क बल्ज आता है, कि माइल्ड मीन्स थोड़ा सा डिस्क बल्ज है, थोड़ी सी डिस्क बाहर निकल रही, बल्ज हो रहा है, बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करें। नंबर 2, मॉडरेट डिस्क बल्ज या सिक्वेस्ट्रेशन की काफी हद तक बाहर आ चुकी है, मोर देन 50%। और एक सिवियर डिस्क बल्ज विद मोटर सिम्टम, जिनके अंदर वो सिम्टम भी आ चुके हैं कि पैरों में वीकनेस भी आ चुकी है, ब्लैडर बाउल इन्वॉल्वमेंट भी। 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। माइल्ड डिस्क के अंदर ज्यादातर केस के अंदर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट मींस मेडिकेशन आपने ले ली, दर्द की गोलियां ले ली, आपने एक्सरसाइजेस कर ली, रिहैबिलिटेशन, फिजियो, डाइट्री, इसके माध्यम से ही वो चीज ठीक हो जाती है और डिस्क धीरे धीरे खुद से ही सिकुड़ जाती है, अपनी जगह पे आ जाती है। उसके लिए आपको दोबारा से एमआरआई करने की जरूरत नहीं होती, कि एमआरआई प्लस और माइनस को पिक करता है, वो बीच वाली चीज को नहीं बोलेगा कि थोड़ा पहले से बेटर है। सो ये डिस्क धीरे धीरे ग्रेजुअली खुद श्रिंक हो जाती है, अपनी जगह पे आ जाती है और पेशेंट नॉर्मल अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर सकता है। जब आपको मॉडरेट डिस्क बल्ज हो जाए, यानी कि माइल्ड से ज्यादा, सीवियर से बीच में, तो अगर ऐसी कंडीशन जब आपको डेवलप हो जाती है तो मटेरियल काफी हद तक बाहर आ जाता है। ऐसी कंडीशन के अंदर भी इनिशियली हम लोग डीएससी भी इंजेक्शन दे सकते हैं, पेन मैनेजमेंट कर सकते हैं, साथ में मेडिकेशन, फिजियो, रिहैबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डाइटरी चेंजेस। अगर इससे भी पेशेंट की प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो ऐसी डिस्क के अंदर इंट्राडिस्कल ओजोन इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं। इंट्राडिस्कल ओजोन डिसेक्टोमी बहुत सालों से है, यहाँ पे मोर देन 30 ईयर्स से ट्रीटमेंट चल रहा है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये ग्लूकोसामिनोग्लाइकन्स के वाटर कंटेंट को एब्जॉर्व कर लेता है, जिसकी वजह से डिस्क फिर श्रिंक हो सकती है और अपनी जगह पे रिकॉइल बैक हो सकती है। जब इसका वाटर कंटेंट मटेरियल कम हो जाएगा तो न्यूक्लियस फाइब्रस टिश्यू तो बाहर है ही, श्रिंक होने की वजह से नर्व के ऊपर का कंप्रेशन खत्म हो जाता है। लेकिन अगर मॉडरेट डिस्क या फिर सिवियर डिस्क है जो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है इन ट्रीटमेंट से, जहां पे पेशेंट को मोटर सिम्टम्स भी लाइक फुट ड्रॉप भी हो गया, ब्लैडर बाउल इन्वॉल्वमेंट है, पेशाब की भी, लेटरिन की भी समस्याएं स्टार्ट हो गई, सब कुछ ट्राई कर चुके लेकिन नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन के लिए सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं, जिसको हम कहते हैं डिसेक्टोमी। तो डिसेक्टोमी में हमने सिंपली डिस्क को रिमूव कर देना है वहां से। अब डिस्क कंटेंट जब हम निकालते हैं उतने स्ट्रक्चर को निकालते हैं जो बाहर की तरफ आ रहा, सारे डिस्क को कभी भी नहीं निकाला जाता। इसके बाद हमारे डिस्क का क्या होता है, जो हमारा वहां पे गैप हो गया, बॉडी नेचुरली इसको हील करती है, धीरे धीरे वहां पे फाइब्रस टिश्यू बनने लग जाता है। दोस्तों, जो आप हमेशा पूछते हैं ये गैप का क्या होगा, इस गैप का क्या होगा, क्या मेरी दोनों हड्डी नीचे की तरफ आ जाएगी, नहीं, धीरे धीरे बॉडी खुद से वहां पे कुछ ऐसे सब्सटेंस, इसको हम कहते हैं फाइब्रस टिश्यू, धीरे धीरे बनाने लगती है।
जिसके माध्यम से वो पूरा का पूरा गैप फिल हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि इस मटेरियल की क्वालिटी अपने प्रीवियस मटेरियल की क्वालिटी के थोड़ी लो होती है, इलास्टिसिटी इसके अंदर कम होती है, लेकिन हम इस इलास्टिसिटी को इंप्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइटरी चेंजेस, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी, इन सब के माध्यम से इसको बेटर किया जा सकता है। आपको कोई घबराने की बात नहीं है कि मेरा जो मटेरियल निकल गया उसका क्या होगा, वो वापस चला जाएगा। माइल्ड डिस्क के अंदर वो अपनी जगह से तो वापस थोड़ा हो सकता है, मॉडरेट डिस्क के अंदर वो वाटर कंटेंट कम हो जाता है जिसकी वजह से श्रिंक हो जाता है और फाइब्रस टिश्यू हमेशा बना रहता है। उस फाइब्रस टिश्यू के अंदर नया हमारा डिस्क मटेरियल बनने लग जाता है जिसकी इलास्टिसिटी कम होती है। उसी तरीके से सर्जिकल इंटरवेंशन के जब करते हैं तो उसके अंदर से मटेरियल हटा दिया जाता है और धीरे धीरे वहाँ फाइब्रस टिश्यू बन जाता है। एक टाइम में वहाँ पे डिस्क को रिप्लेस भी किया जाता था। हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में, स्पेशली ग्लोबल हेल्थ केयर पे, हम लोग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में फर्स्ट इज पेन मैनेजमेंट, इसके साथ में फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डाइटरी चेंजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि जब हम पेशेंट को एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स पे, हाई प्रोटीन डाइट्स पे, हाइड्रेशन ज्यादा देते हैं तो ये जो डिस्क मटेरियल नया बल्ज आउट होकर वापस अपनी जगह पे आता है, इसकी क्वालिटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इस चीज की क्लैरिटी हुई होगी कि जो डिस्क मटेरियल निकल जाता है उसका क्या होता है, कि क्या कोई ऐसा मेथड है कि डिस्क वापस से घुस जाता है। ऐसा कोई भी मेथड नहीं है। डिस्क धीरे धीरे माइल्ड डिस्क खुद रिस्पॉन्ड करती है। आप ओजोन डिसेक्टोमी में डेफिनेटली ऐसा होता है कि उसका कंटेंट कम हो जाता है तो अपनी जगह पे आने का चांस रहते हैं, पर उसमें जिसमें फाइब्रस टिश्यू बन जाता है और सर्जरी के बाद वहां पे नया फाइब्रस टिश्यू बन जाता है। दिस इज इन शॉर्ट द फ्यूचर ऑफ डिस्क प्रोलैप्स की बल्ज आउट हो जाने के बाद, स्लिप डिस्क होने के बाद, ये हमारी डिस्क का फ्यूचर रहता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इससे क्लैरिटी आई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और दोस्तों, आपको, आपके जानने वालों में, आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, टेनिस एल्बो है, फ्रोजन शोल्डर है, कार्पल टनल सिंड्रोम है, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स रहती है, लो बैक एक पेन है, लंबर कैनाल स्टेनोसिस है, शार्टिका प्रॉब्लम है, इन सारी कंडीशन के लिए डीएससीबी इंजेक्शन प्लस ओजोन डिसेक्टोमी की जा सकती है। इन कंडीशंस के लिए इस ट्रीटमेंट का किसी प्रकार का कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट्स नहीं है और सक्सेस रेट मोर देन 85 to 90% है। ऐसी किसी भी समस्या के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती है इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।